हेलो मेरे भारत देश के नौजवानों, क्या हालचाल? बढ़िया एकदम। तो कमेंट करो दोस्तों। पिछली वीडियो में हमने प्रश्नावली 1.1 का पहला सवाल, दूसरा सवाल, तीसरा सवाल हमने अच्छे से कर लिया था। आज हम करेंगे चौथा, पांचवा, उसके बाद अगले अभ्यास का कुछ सवाल हम यहाँ पर कर लेंगे। अगला अभ्यास जो है यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब भाई देख रहे हो, पहले ध्यान से देखो। गुणनखंड के अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब इसका हमें एलसीएम निकाल के जो उसका खंड है वो लिखना है। मतलब आप एक बार सोचो कि हमने किस कक्षा में इसे पढ़ा था। सोच रहे हो? मतलब भाई एकदम छोटी छोटी चीज़ें। और आगे भी देखना बहुत ही, मतलब आप देख रहे हो इतने मोटे जो किताब है, कुछ नहीं है। मैंने पूरा किताब अच्छे से पूरा पढ़ा है। और ऐसा कोई भी सवाल नहीं है जो कि आपको एक कक्षा 8, कक्षा 9, कक्षा 7 से ज़्यादा कठिन हो। ठीक है, बस आपको पूरे साल अच्छे से मेहनत करना है और इसमें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलो देखते हैं कि पहले जो हमारा पिछले अभ्यास में कुछ सवाल बचा था उसको हम कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तैयार हो सभी लोग? चलो देखते हैं। इसमें कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक यम के लिए 3m या 3m धन 1 के रूप में होता है। इसमें कहा है, संकेत दिया है हमें, यह मान लीजिए कि यक्स कोई धनात्मक पूर्णांक है। अच्छा, तब वह 3q धन 1, 3q धन 2 के रूप में लिखा जा सकता है। अच्छा ठीक है, इनमें से प्रत्येक का वर्ग कीजिए और दर्शाइए कि इन वर्गों का 3m या 3m धन 1 के रूप में लिखा जा सकता है। चलो देखते हैं पहले एक कह क्या रहा है। ठीक, चलो देखते हैं चौथा सवाल कहता क्या है। यानी चौथा सवाल, इसमें पहले उसने कहा था पहले आप यक्स कोई धनात्मक पूर्णांक मानिए। तो हम यक्स ना मान के चलो हम एक मान लेते हैं, ए मान लेते हैं। ए क्या माना? ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, कोई धनात्मक पूर्णांक है जहां कहा है कि 3m और 3m धन 1 के रूप में हो सकता है। तो अच्छा देखो, 3m धन 1 को अगर a बराबर बी क्यू प्लस आर से तुलना करें तो b की जगह कौन है? 3। तो यहाँ लिखेंगे जहाँ b बराबर है 3। इसलिए मैंने देखो पिछली वीडियो में आपको बताया था, जब b 3 है तो इससे सभी कम आएंगे शेषफल। इसलिए r बराबर हो जाएगा 0, 1, 2, बस इससे कम। ठीक, 0, 1, 2। अब हमें दर्शाना क्या है? यहाँ नीचे लिखेंगे दर्शाना है क्या है हमें कि a बराबर, यानी a जो धनात्मक पूर्णांक है, बराबर होगा 3m और 3m धन 1। यही हमें दर्शाना है। मतलब किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m धन 1 के रूप में हो सकता है। ठीक है, और सेम ऐसे ही आपको फेयर में भी लिखना है, यहाँ हमें दर्शाना है। अब यहाँ नीचे लिखेंगे हल लिखेंगे कि यूक्लिड विभाजन, देखो अभी तो ये सवाल ज़्यादा हमारे पेपर में आता नहीं है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है? a बराबर बी क्यू प्लस आर। देखो भाई, मैं जितना करवा रहा हूँ आप मतलब इसको देख के हाँ हमें याद आ गया ऐसे मत सोचना भाई साहब। जितना मैं करवा रहा हूँ उसको आप जरूर प्रैक्टिस किया करो। मतलब अभी कुछ ऐसे सवाल हैं जिनको आपको प्रैक्टिस करना होगा, फिर आगे जो होगा आप समझ जाओगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से a बराबर बी क्यू प्लस आर, पहले हमें क्या दर्शाना है? a बराबर 3m के रूप में होगा। चलो, पहला a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, सब जानते हो। तो सबसे पहले a बराबर b की जगह पर क्या है? b की जगह पर हमारे पास है 3। यहाँ मैंने कहा था ना b बराबर क्या है? 3। उसके बाद q को ऐसे रहने देते हैं, प्लस r कितना है? r पहले होगा 0, पहले 0 लें, 0। a बराबर हो जाएगा 3q। लेकिन हमसे कहा गया है सवाल में आप देख सकते हो, सवाल में कह रहा है कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। ए हमने कोई धनात्मक पूर्णांक माना था, अब इसका वर्ग अब यानी करेंगे यहाँ पर वर्ग करने पर। अब जब इसका वर्ग करेंगे तो इसका करेंगे a वर्ग हो जाएगा और इसका करेंगे 3q का होल स्क्वायर हो जाएगा। a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9q स्क्वायर।
ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा, अगर हम 3 यहाँ कॉमन ले लें, मतलब हमें 3 एम के रूप में दर्शाना है, अगर यहाँ पर हम 3 कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचेगा 3 क्यू स्क्वायर। अब यहाँ अगर लें, यदि 3 क्यू स्क्वायर बराबर यम, अगर यहाँ 3 क्यू स्क्वायर बराबर यम हो जाएगा तो ए स्क्वायर बराबर क्या होगा 3 यम। अब देखो यही तो हमें दर्शाना था, ए बराबर 3 यम। यहाँ पर एक थोड़ी गलती है कि मतलब ए स्क्वायर मतलब धनात्मक पूर्णांक का वर्ग बराबर होगा 3 यम और 3 यम धन 1 के बराबर। ठीक, यहाँ पर हमने ए वर्ग बराबर 3 यम के रूप में दर्शा दिया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आगे देखते हैं कि क्या दर्शाना है। ए वर्ग बराबर 3 यम धन 1 के रूप में होगा, चलो इसको देखते हैं। देखो फिर लिखेंगे इसी प्रकार, इसी प्रकार, इसी प्रकार क्या कि ए बराबर होगा 3 क्यू प्लस 1 होगा कि नहीं, जैसे इसमें लिए थे, बी की जगह 3 हो गया और आर अब 1 है, 1 मतलब यहाँ पर 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, लेकिन हमें इसी दोनों के रूप में दर्शाना है, यही हमें से पूछा है। इसलिए हम यहाँ पर एक पहली बार 0 लिए, दूसरी बार 1 लेंगे हम रिमाइंडर अपना शेषफल। तो वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, अब जो यहाँ पर हम वर्ग करेंगे तो ए वर्ग बराबर होगा 3 क्यू धन 1 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बराबर 9 क्यू स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर कर रहे हैं। देखो पहले 3 क्यू का स्क्वायर 9 क्यू स्क्वायर धन 1 का स्क्वायर 1 धन 2ab, दो इसका दोनों का गुणा या ए बी हो जाएगा, उसका 2 गुना, इसका गुणा इसमें करेंगे 3 क्यू, उसका 2 गुना 6 क्यू। अब देखो हमें एक लास्ट में चाहिए, ठीक, एक हमें लास्ट में चाहिए, तो 6 क्यू को इधर लिख देते हैं और 1 को उधर। ए स्क्वायर बराबर 9 क्यू स्क्वायर धन 6 क्यू धन 1, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर अगर हम 3 कॉमन लेते हैं, केवल 3 कॉमन लेते हैं, तो अंदर बचेगा 3 क्यू स्क्वायर धन 2 क्यू, बाहर धन 1, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ हम लिखेंगे, इधर ऊपर लिखते हैं, यदि 3 क्यू स्क्वायर धन 2 क्यू बराबर 1, सॉरी बराबर यम, बराबर यम, जब इतना बराबर यम होगा तो ए स्क्वायर बराबर, इसकी जगह हम लिख सकते हैं यम 3 यम धन 1 1। यही तो हमें सिद्ध करना था कि ए स्क्वायर बराबर होगा 3 यम धन 1 के रूप में, यही तो दर्शाना था, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे दोस्त। अब चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल यहाँ है। अगला सवाल है कि यूक्लिड भाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, पहली बार तो वर्ग बोला था, वर्ग मतलब पावर 2, और इस बार बोल रहा है घन, घन क्या, घन यानी क्यूब, क्यूब 9 यम धन 1 9 यम धन 8 के रूप में होता है। चलो देखते हैं। सबसे पहले वही विधि, माना माना माना, भाई साहब राइटिंग कुछ अच्छी नहीं लग रही, अब अच्छी बैठेगी। चलो माना क्या, माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है जहां अच्छा एक बात ध्यान दो, इसमें हमें कहा है कि 9 यम धन 1 9 यम धन 8 के रूप में हो सकता है, ठीक, लेकिन एक बात बताओ कि जो 9 है, क्या 9 की जगह हम 3 को ले सकते हैं? अगर 3 को रख सकते हैं तो हम 9 को भी दर्शा सकते हैं, क्योंकि 9 का एक खंड होता है क्या, 3, 9 का एक क्या खंड होता है, खंड 3 होता है। तो जहाँ b बराबर हम ले देते हैं 3, अब क्यों लेंगे, क्योंकि 9 का खंड 3 होता है। अब मन में डाउट आ रहा होगा कि क्यों हम 9 को नहीं लिए। देखो अगर 9 को लेते तो 9 कुछ ज़्यादा हो सकता, मतलब कुछ बड़ा चला जाता, इसलिए हम 9 को नहीं ले रहे हैं, ठीक है। चलो 9 का खंड 3 होता है, जहाँ b बराबर है 3 के, इसलिए अब बताओ आप सब, r क्या होगा, 3 से छोटा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, बस 1 होगा, 2 होगा और 0 होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए आगे देखते हैं।
नीचे लिखना होगा दर्शाना है, दर्शाना है। हमें क्या दर्शाना है? ए क्यूब बराबर होगा 9m, 9m धन 1, 9m धन 8 के रूप में। यही हमें दर्शाना है। चलो देखते हैं कैसे दर्शाएंगे। फिर नीचे लिखेंगे क्या? हल। हल जब हम लिखेंगे यहाँ पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से ए बराबर क्या होता है? बी क्यू प्लस आर। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ पर बी कितना है? 3 है। क्यू को हम क्यू ही रहने देते हैं। आर कितना है? आर को पहले हम लेंगे क्या? 0, क्योंकि हमें 9m के रूप में दर्शाना है पहले ना। दोनों पक्षों का घन करने पर, क्योंकि ए बराबर 3q तो हो गया, लेकिन कहा है कि इसके घन के रूप में होना चाहिए। तो दोनों तरफ पक्षों का घन ए क्यूब होगा इधर बराबर 3q का होल क्यूब। ठीक, ए क्यूब बराबर 9q क्यूब। अब देख भाई, आपको यही दिक्कत हो सकती है। बच्चे क्या करते हैं कि ए क्यूब इधर कर दिए और 3q, मतलब यहाँ पर 3q का होल क्यूब होना चाहिए, पूरा क्यूब होना चाहिए। नहीं तो इसमें बस 9q लिख देंगे, मतलब 3 का क्यूब किया 27q लिख देंगे। 3 का क्यूब किया लेकिन क्यूब का क्यूब नहीं किया। यही गलती नहीं होनी चाहिए। ए क्यूब बराबर यहाँ पर देखो 3 त्रिका 9 27। अब देखो, अगर हम यहाँ हमें 9m के रूप में लिखना है तो हम बाहर कॉमन क्या लेंगे? 9। अंदर बचेगा क्या? 3 क्यूब। यदि 3q क्यूब बराबर यम, इसलिए ए क्यूब बराबर, इसकी जगह यम लिख देंगे, गुणा हो जाएगा 9m, यानी ए क्यूब बराबर 9m के रूप में हो सकता है। ए क्यूब बराबर 9m के रूप में हो सकता है। ये तो हमें दर्शाना था। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? नो परेशानी। चलो आगे देखते हैं। हमें 9m धन 1 के रूप में दर्शाना है। अब देखो यार, बस वैसे करना है, बस 1 रखो और उसका क्यूब कर दो। ये बड़ा है थोड़ा, इसको मैं बताने जा रहा हूँ। कोई दिक्कत? चलो ठीक है, इसको करते हैं। अब दर्शाना है तीसरा वाला 9m धन 8 के रूप में। यहाँ लिखेंगे इसी प्रकार ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर। ए बराबर, ए हमने माना ही धनात्मक पूर्णांक, बी हमारा है 3q धन आर को पाने के लिए यानी 8 है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2, क्योंकि जब घन करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 आएगा। फिर यहाँ नीचे लिख देंगे दोनों पक्षों का घन करने पर, जब दोनों पक्षों का घन करेंगे ए क्यूब बराबर 3q धन 2 का होल क्यूब। अब कितने लोग को बस ये पता है कि a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? जल्दी से कमेंट करो। a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस बी। देखो मैं यहाँ लिखता हूँ a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस बी। देखो उसी प्रकार मैं इसको लिखता हूँ। पहले 3q का क्यूब, 3 त्रिका 9 त्रिक 27 क्यूब, 2 का होल क्यूब, 2 दूनी 4 दूनी 8, इस फिर 2 दूनी 4 दूनी 8। फिर पहले ए बी, देखो ए बी पहले दोनों का गुणा, ए है बी ए है, इसका गुणा करेंगे 6q, फिर 3 है तो 6 त्रिक 18 क्यू। कोई दिक्कत नहीं है। अब इधर देखें कोष्टक में a प्लस बी 3q धन 2, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब a क्यूब बराबर 27q क्यूब धन 18q को इधर लेते हैं 18q। 1 मिनट, पहले इसका गुणा कर लेते हैं। 18 के 18 36 38 54, इधर लिख देते हैं 54। यही दिक्कत है।
इसका इसका गुणा 18 त्रिक 54, 54 क्यू, क्यू क्यू 2 बार है, क्यू स्क्वायर धन 18 का गुणा इसमें कर देते हैं, 18 दूनी 36 क्यू धन ये जो 8 बचा था 8 इधर किनारे लिखते हैं। अब एक क्यूब बराबर देखो हमें 9 यम धन 8 के रूप में दर्शाना है, तो यहाँ पर देखो 8 हमने किनारे पर कर दिया। ठीक, अब यहाँ 9 कॉमन ले लेते हैं, इसमें गुणा करेंगे तो भाग देंगे, 9 त्रिक 27 3 क्यू क्यू 9 भाग इसमें 6 9 छक 54 6 क्यू स्क्वायर 9 चौक 36। देखो भाई साहब अब आप एक छोटे क्लास में नहीं हो, आप बोर्ड में हो, यानी क्लास 10th में हो, हाई स्कूल। अब उसमें आपको बेसिक बताया जाए कॉमन कैसे लिया जाता है, कैसे क्या किया जाता है, तो आपको और मेहनत करने की आवश्यकता है। इसमें देखो मैंने कैसे किया, सबको समझ आ रहा होगा, मेरी जो सोच है कि सबको अच्छे से आ रहा होगा, समझ रहे हो। तो यहाँ 9 कॉमन ले लिया, अब बस वही क्रियाकलाप, यदि 3 क्यू क्यूब धन 6 क्यू स्क्वायर धन 4 क्यू बराबर यम, इसलिए ए क्यूब बराबर 9, इसके जगह पर यम लिख देंगे, यम धन 8, यानी ए क्यूब बराबर 9 यम धन 8 के रूप में हो सकता है। इसलिए क्या करना था, यही करना था। अब शुरुआत से लेकर अंत तक देख लो, समझ रहे हो, समझ रहे हो मुन्ना, समझ आ गया अच्छे से। चलें आगे, चलो अब जो आगे प्रश्नावली 1.2 में है, यहाँ पर देखो निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अब हमें गुणनखंड करना है, मतलब गुणनखंड होता क्या है और सब क्या होते हैं। जिनको पता है वो अभी क्लास को छोड़ सकते हैं, आगे पढ़ाई कर सकते हैं, जिनको नहीं पता है वो अच्छे से पहले देखो। इसमें होता है एक गुणनखंड विधि, एक गुणनखंड विधि होता है, एक भाग विधि होता है, एक गुणनखंड विधि होता है, एक भाग विधि होता है। अब इसी में हम जानेंगे कि आखिर गुणनखंड विधि होता क्या है, भाग विधि होता क्या है। इसमें देखो जैसे बचपन में आपको जैसे एलसीएम दे दिया गया कि 24 और 12 का एलसीएम निकालो, तो आप क्या करते हो, सबसे पहले आप ऐसे लाइन खींचते हो, ऐसे 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 फिर ऐसे, 24 लिख दिए यहाँ, फिर यहाँ लिख दिए 12, ऐसे करते हो, फिर यहाँ 2 12 6 2 6 3 2 3 3 3 1 1 ऐसे करते हो। फिर यहाँ जितना आया इसको लिखते हो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, ऐसे लिख देते हो। आया 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 तक 24, इसका एलसीएम आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब जो आप ये विधि लगाते हो इसे कहते हैं हम भाग विधि। अगर 24 और 12 24 और 12 इसका अगर हम ऐसे कर दें, 24 का पहले खंड कर दिए, ऐसे किए, ऐसे 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 अलग अलग, 12 दूनी 24 6 दूनी 12 3 दूनी 6 3 एक 3, यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, यहाँ लिख दो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24। अब उसी प्रकार इस 12 का खंड कर लो इधर, उसी प्रकार 12 का खंड 2 2 6 दूनी 12 3 दूनी 6 3 एक 3, इसको हम यहाँ लिख देंगे 2 गुणे 2 गुणे 3। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, एलसीएम निकालने के लिए, एलसीएम निकालने के लिए या तो नीचे वाला पूरा उतार लो या तो ऊपर वाला पूरा उतार लो, चाहे जो उतार लो। चलो एक पहले वो नीचे वाला उतार लेते हैं, आप ऊपर वाला भी उतार सकते थे, 2 गुणे 2 गुणे 3। अब एक चीज़ देखो, इसमें 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 जो आप उतारे हो इसमें ऐसी कौन सी चीज़ नहीं है जो ऊपर वाले में है। नीचे देखो 1 2 2 बार 2 है, इसमें देखो 3 बार 2 है, तो 1 2 नीचे उतार लो। इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, बस। अब ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो इसमें है और इसमें है, इसमें ना हो, या इसमें ना हो इसमें है, समझ रहे हो ना। सब चीज़ इसमें आ गया। मतलब एलसीएम करने के लिए पहले दोनों का अलग अलग खंड करो, फिर उसके बाद या तो ऊपर वाला उतार लो या तो नीचे वाला उतार लो। फिर जो वाला उतारे हो उसमें कौन सी ऐसी चीज़ है जो ऊपर वाले में नहीं है, या उसमें कौन सी चीज़ नहीं है जो ऊपर वाले में है, उसको उतार लो। ठीक, फिर इसका कर लो, 2 दूनी 4 3 12 दूनी 24, एलसीएम तभी कितना आया था 24, अभी कितना आया 24। इसे हम कहते हैं भाग विधि और इसे हम कहते हैं गुणनखंड विधि। अब बात समझ आई। लेकिन आपके इसमें जो पहला सवाल दिया हुआ है इसमें बस हमें ये करना है कि 140 का अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब पहला सवाल है 140, ये हमें कहा है कि अभाज्य
गुणनखंड विधि द्वारा। तो गुणनखंड विधि कौन सा है? ये वाला गुणनखंड विधि है। ठीक, तो इसका सबसे पहले आप ऐसे कर लो, ऐसे देखो, जिसका तेज होगा ना ऐसे ही कर लेगा। 140, 70 दूनी 140, 35 दूनी 70, 7 पचे 35, 7 1 का 7, काम खत्म। 7 पचे 35 दूना 70 दूना 140, देखो ऐसे ही आएगा। और जिसका कमज़ोर है भाई, थोड़ा अपना टाइम लगता है, तो ऐसे 140 लिखो। 2 70, 2 35, 5 7, 7 1 कटा। अब यहाँ पर बराबर लिख के 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7 लिख दो। बस यही करना है। कक्षा 7 में हमें पढ़ते हैं और कुछ है नहीं, लप्पू सा है, समझ रहे हो? बस इसका हम काम ख़त्म करेंगे। अब अगले वीडियो में हम लेक्चर आगे 1.2 देखेंगे। ठीक, अगर इसी वीडियो में कर देंगे तो भाई इसका थंबनेल जो बनेगा उसमें लिखा रहेगा 1.1, आधा इसी में कर देंगे, कैसे काम चलेगा। 23 मिनट का वीडियो हो चुका है। सभी लोग मेहनत करो, मस्त रहो, खुश रहो, हंसते रहो, नाचते रहो, गाते रहो। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।